बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास हमारा जो आज का टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन की टाइप्स के हवाले से है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रैबिट का, वो हमने डिस्कस करना है। फर्टिलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। उनमें डिफरेंस देखेंगे और किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है वो डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन आप चूँकि पहले पढ़ चुके हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स का यानी स्पर्म और एग का आपस में यूनाइट कर देना, आपस में मिल जाना, आपस में फ्यूज़ हो जाना, वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। हमारे पास यहाँ दो किस्म की इकसाम है फर्टिलाइजेशन की एनिमल्स में, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो है जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, यानी कि एग और स्पर्म फीमेल बॉडी के बाहर आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसे होता है कि एग और स्पर्म जो हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर यानी मदर बॉडी के अंदर जो है फ्यूज़ होते हैं। गैमीट्स, इस फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स की एक बहुत बड़ी तादाद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि गैमीट्स ग्रेट नंबर ऑफ गैमीट्स आर रिलीज, जबकि इसमें लेस नंबर ऑफ गैमीट्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसमें गैमीट्स को एक ही टाइम पे रिलीज़ होने की ज़रूरत होती है। यहाँ एग्जांपल जैसे मैंने लिखी ना, फिशेस और एम्फीबियन। फ़िश और एम्फीबियन जो मेल और फीमेल फ़िश हैं वो करीब करीब जो हैं वो तैर रहे होते हैं, और जहाँ पे फ़िश ने अपने एग ले किए होते हैं वहाँ पे जो मेल फ़िश होती है वो अपने स्पर्म्स को स्प्रिंकल कर देते हैं, यानी कि अपने उसने स्पर्म्स को वहाँ पे स्प्रिंकल करना है। फीमेल जो है वो जैसे ही स्पर्म्स अपने एग्स रिलीज़ करेगी, जो मेल वाला पार्टनर है उसने अपने स्पर्म्स को स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है उन एग्स के ऊपर, और वहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होगी। और बहुत बड़ी तादाद में गैमीट्स की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ लेस नंबर ऑफ गैमीट्स चाहिए होते हैं। जैसे फिशेस और एम्फीबियन में बहुत बड़ी तादाद में एग और स्पर्म्स हैं। आप जैसे अगर आपने वो फाइंडिंग नीमो वाली एक छोटी सी मूवी है एनिमेटेड इसी तरह से, उसमें अगर आप देखें तो वो जो फीमेल होती है नीमो की यानी जो मदर होती है वो बहुत सारे एग रिलीज़ करती है, और प्रीडेटर आते हैं, प्रीडेटर एक बड़ी मछली आती है, शार्क वगैरह आती है, उन सबको खा जाती है, सिर्फ एक बच जाता है, उसमें से ही नींबू निकलता है। यानी उसकी क्या वजह है कि इतने ज़्यादा गैमीट्स क्यों रिलीज़ किए जाते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है कि वहाँ उनको एनिमीज़ का, दुश्मनों का, प्रीडेटर का और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स यानी ख़तरात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इस वजह से उनको ग्रेट नंबर ऑफ गैमीट्स रिलीज़ करने पड़ते हैं। तो एग के हिसाब से स्पर्म इसलिए क्योंकि वो वाटरी मीडियम है, ओपन इन्वायरमेंट में जब रिलीज़ करना है तो वाटर करंट्स को भी फॉलो किया जाता है। तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे एग्स जो हैं उनके ऊपर अगर स्पर्म छिड़क रहे हैं, वो स्पर्म फेंक रहा है मेल वाला जो है पार्टनर, तो हो सकता है कुछ स्पर्म जो हैं वो फर्टिलाइज़ करें एग और कुछ जो हैं वो ज़ाया हो जाए। इस वजह से भी ज़्यादा मिकदार में गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मैमल्स में देखें, जो गैमीट्स हैं स्पर्म्स वो बड़ी मिकदार में पैदा होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में पैदा होते हैं, जबकि जो एग्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में बहुत कम पैदा होते हैं, क्योंकि उनको इस तरह के ख़तरात का कोई सामना नहीं होता। यानी यहाँ पे इनको ख़तरात हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमीट्स को इस तरह के जो यानी कि ख़तरात होते हैं या प्रीडेटर्स होते हैं उनका ख़तरा नहीं होता। जो डेवलपमेंट ऑफ यंग है, यानी कि जो पैदा हो रहा है, जो ऑफ स्प्रिंग जो औलाद पैदा होनी है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर ही उसकी डेवलपमेंट होती है, जबकि फीमेल यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक केयर या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जैसे रेप्टाइल और बर्ड्स हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद ये शेल्ड एग ले करती हैं और बाद में उसमें से जो यंग है या ऑफ स्प्रिंग है वो डेवलप होती है। मैमल्स में अगर इंसान देखें, इंसान में या बाकी एनिमल्स हैं जो मैमल्स हैं उनमें इसी तरह से फीमेल की बॉडी के अंदर मुकम्मल डेवलपमेंट होती है और उसके बाद बर्थ होती है। और कुछ ऐसी मैमल्स हैं जो एग लाइंग मैमल्स हैं, वो उसमें डक बिल प्लेटिपस की एग्जांपल है, वो एग लाइंग है, यानी वो मैमल थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बर्थ नहीं करवाती जबकि वो एग ले करती है, बाकी सेम है। इस तरह से याद रखने जी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंट। फिर हमारे पास आता है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रैबिट का है ओवरऑल और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लिया हुआ है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके क्या क्या काम है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो आप डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। पेयर ऑफ टेस्टीज, 2 टेस्टीज होते हैं, अगर आई आए तो एक है, अगर ई आ जाए यानी एस से पहले तो इसका मतलब है वो जमा है। पेयर ऑफ टेस्टीज, 2 टेस्टीज होते हैं। उसके बाद डक्ट्स होती हैं,
यानी एसोसिएटेड डक्ट्स, मुंसलिक नालियाँ हैं कुछ इसके साथ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, एपिडाइडिडमस है, वास डेफरेंस वगैरह है वो इसमें है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो ट्यूब है, वो नाली है जो कि ये वो स्ट्रक्चर है जो फीमेल जो बॉडी है फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें स्पर्म्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीशंस बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और उनका काम वो हम डिफरेंट पढ़ेंगे। ग्लैंड्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है उनका काम होता है सिक्रीशंस बनाना, और इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्वायरमेंटल यानी कि सूटेबिलिटी है, सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म्स को, वो इनके ज़िम्मे होता है। अब सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टीज, हमने ये एक ही दिखाया है, एक टेस्टीज है, ये एक स्क्रोटम होती है। स्क्रोटम आप बोलते होते हैं बैग ऑफ स्किन हैंगिंग बिलो द बॉडी दैट कंटेन टेस्टीज। ये स्किन का एक बैग है, थैली सी है जिसमें टेस्टीज हैंग कर रहे होते हैं, टेस्टीज मौजूद है बॉडी से बाहर। और इसकी भी एक वजह है, बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पे इनको कम टेम्परेचर मिले। बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है, ये बॉडी से बाहर होते हैं, वहाँ इनको टेम्परेचर जो है वो कम मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 37 से कम होता है। उसकी वजह है कि स्पर्म्स कम टेम्परेचर पे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। फिर टेस्टीज में कुछ नालियाँ होती हैं, बहुत सारी कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ये वही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर स्पर्म्स ने बनना है। तो स्पर्म्स बनाने वाली जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। फिर यहाँ से जब स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पर्म्स जब बन जाते हैं तो यहाँ पे इसका कॉइल्ड पोर्शन होता है आगे टेस्टीज का, जिसको एपिडाइडिडमस कहते हैं। यहाँ पे पहले कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट से स्पर्म यहाँ पे एपिडाइडिडमस में आते हैं, और एपिडाइडिडमस या ये बेसल पोर्शन है, बेसिकली इतना हिस्सा है एपिडाइडिडमस। इसके बाद आगे स्टार्ट हो जाती है स्पर्म डक्ट। स्पर्म्स फिर रिलीज होते हैं और इसमें जाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड है जी, सीमन जिसे बोलते हैं। सीमन एक फ्लूइड है जिसमें 90% वाटर और 10% जो है वो स्पर्म्स होते हैं। अगर ये, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बाकी भी सीक्रेशंस, बाकी आयंस, बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। अगर ये पानी, ये वाटर 90% से थोड़ा सा भी ज़्यादा, 1% भी ज़्यादा हो जाए तो फर्टिलाइजेशन के काबिल स्पर्म्स नहीं रहते, तो फर्टिलाइज नहीं कर सकते, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ से स्पर्म्स जैसे ही रिलीज होते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ से ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर दिखाई हुई है, ये स्ट्रक्चर है यूरिथ्रा जो बॉडी के आउटसाइड जाएगी, यानी कि आप ये कहेंगे कि ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया के साथ अटैच है ये यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा वो नाली है जो स्पर्म्स और यूरिन दोनों के लिए कॉमन है। यहीं से स्पर्म रिलीज होते हैं, यहीं से यूरिन रिलीज होता है। लेकिन जब याद रखिएगा जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, जबकि जो स्पर्म्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के स्टार्ट से यहाँ पे आके रिलीज होते हैं, और वहाँ से फिर उन्होंने यहाँ पे आना है, सीक्रेट होना है बाहर को, जो मेन यानी आप कहेंगे यूरिथ्रा वाली यानी कि नाली है उसमें से। और जो चूँकि जो स्पर्म्स हैं ये ज़्यादा आप कह सकते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं यूरिन की निस्बत, तो इनका फ्लो आहिस्ता होता है, जबकि यूरिन का फ्लो जो है वो तेज़ होता है। तो यहाँ 3 जो साथ है एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास, ये कॉपर्स ग्लैंड है जिसका काम लुब्रिकेशन है। सबसे पहले ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, ये पीएच को मेंटेन करते हैं स्पर्म्स की। अगर ये पीएच ज़्यादा हो जाए तो ये यूरिथ्रा को नुकसान और एक्सटर्नल जेनिटिलिया को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकती हैं। फिर ये सेमिनल वेसिकल्स हैं जिनका काम नरिशमेंट होता है, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को ताकि उनको एनर्जी मिले और वो फर्टिलाइज कर सकें एग को। फिर हमारे पास ये कॉपर्स ग्लैंड है और इनका काम लुब्रिकेट करना होता है ताकि इन यूरिथ्रा की नाली के साथ रगड़ खा के जो स्पर्म्स हैं वो उनकी डेथ ना हो जाए, वो यानी डेड ना हो जाए, वरना वो फर्टिलाइज ही नहीं कर सकेंगे। फिर यहाँ से ये रिलीज होते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया के ज़रिए से। तो ये ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसको आपने ड्रा भी करना है, इसकी डायग्राम भी अच्छे से सीखनी है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का फ़र्क है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो होती है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद वो किस तरह होती है वो डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।